नमस्कार। कभी आपने एक बात पर गौर किया है कि टेलीविजन मीडिया या सड़क चौराहे पर उससे प्रभावित होकर होने वाली चर्चा हमेशा विपक्षी दलों के भीतर चल रहे झगड़ों, सुगबुगाहटों और तमाशों पर चर्चा करती है, लेकिन सत्ताधारी बीजेपी या उनके गठबंधन, गठबंधन, क्योंकि उधर भी गठबंधन है, अकेला शेर सब पर भारी नहीं है। उनके गठबंधन का नाम है एनडीए। उसके भीतर क्या चल रहा है, बीजेपी के अपने नेताओं का भीतर कलह क्या चल रहा है, सीट बंटवारा कितना हुआ कितना नहीं हुआ, इसका खेल क्या है, बिहार से लेकर के महाराष्ट्र तक में एनडीए के एलाई पार्टनर के भीतर कितना कुछ झगड़ा हो रहा है, यह चर्चा कभी आपको किसी टेलीविजन चैनल पर देखने को नहीं मिलती। क्यों? वहां नहीं देखने को मिलती, तो हम यहां आपसे बात करने आए और आपके साथ साझा करेंगे कि आईना जब भी देखने के लिए उठाया करो, आईना जब भी दिखाया करो, पहले देखा करो फिर दिखाया करो। तो जरा यह भी देखा जाए कि एनडीए के घर के भीतर क्या हो रहा है, क्या कुछ चल रहा है, कैसे चल रहा है, कितना कुछ हो रहा है। आज के वीडियो में एनडीए पर बात करें। तो सबसे पहले बात शुरू करते हैं महाराष्ट्र की। और पता है महाराष्ट्र में क्या हो रहा है? महाविकास आघाड़ी, जिसको तोड़ करके विधायकों और पार्टी को खरीद करके विपक्षी दलों की एकजुटता से चल रही सरकार को गिरा करके बीजेपी ने अपनी सरकार बना ली। उसने शिवसेना को तोड़ा और एकनाथ शिंदे को मुख्यमंत्री बना दिया। उसने शरद पवार की पार्टी एनसीपी को तोड़ा और अजीत पवार को उप मुख्यमंत्री बना दिया। ओम प्रकाश राजभर की भाषा में कहे तो चुप मुख्यमंत्री बना दिया। वही अजीत पवार जिसके लिए प्रधानमंत्री बार बार कहते थे कि जेल में जाइंग चक्की पीसिंग, क्योंकि भ्रष्टाचार किया था। लेकिन बीजेपी में आने के बाद कहां भ्रष्टाचार दिखता है। उसी महाराष्ट्र में नितिन गडकरी को लेकर के कुछ खेल हो रहा है। नितिन गडकरी का नाम पहली सूची में शामिल नहीं है और बीच में पता ये चल रहा है कि उद्धव ठाकरे ने इशारा कर दिया है कि भैया उधर कहां हो, थोड़ा इधर चले आओ, देखो हम क्या कर रहे हैं। दूसरी तरफ नितिन गडकरी जो कई बार अपने बयानों से बीजेपी के ऊपर हमलावर हो चुके हैं। ये दीगर बात है कि कभी वो हमलावर होते हैं तो चुप करा दिए जाते हैं। पिछले दिनों कभी थोड़ा बोलना शुरू किया था भ्रष्टाचार पर, एक ताकतवर व्यक्ति बैठ जाए और बाकी सबको दबाव में डाल दे। जैसे ही ऐसा कोई बयान देना शुरू किया, वैसे ही द्वारिका वाला कोई रोड वो बनवा रहे थे जिसमें 25 करोड़ वाला 225 करोड़ तक का घोटाला दिखने लगा। फिर कुछ दिन नितिन गडकरी चुप हो गए। लेकिन नितिन गडकरी कितने दिन तक चुप होंगे? और जिस परिवार से नितिन गडकरी आते हैं, नागपुर वाला परिवार, आरएसएस परिवार, उस परिवार को भी तो कभी कभी महसूस होता होगा कि परिवार तो हम थे, यानी आरएसएस वाला परिवार था। ये मोदी का परिवार अचानक कहां से आ गया जो सब पर भारी हो गया और सबने ये कहने शुरू कर दिया कि मैं हूं मोदी परिवार। तो इस खेल के बीच से क्या ऐसा नहीं लगता कि आरएसएस भी बेचैन हो रहा होगा? और नितिन गडकरी इशारे इशारे में यह तक कह देते हैं कि दिल्ली का दबाव इतना भी नहीं लेना है, दिल्ली का दबाव इतना भी नहीं लेना है। तो नितिन गडकरी वह कह रहे हैं या वह काम करके दिखा देने वाला भी एक मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश में बैठे हुए हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के ऊपर दिल्ली ने कई महीनों पहले एक दबाव बनाया कि भैया
दारा सिंह चौहान को, ओम प्रकाश राजभर को तुरंत मंत्री बनाओ। हम जिसे कह रहे हैं उसे डीजीपी बनाओ, उसे सबसे बड़ा मुख्यमंत्री का अधिकारी बनाओ। लखनऊ ने दबाव नहीं लिया दिल्ली का, झेला दिया। भीतर भीतर लखनऊ के गलियारों में यह चर्चा थी कि योगी आदित्यनाथ ने यह तय किया था, बनाएंगे तो मुख्यमंत्री लेकिन फाइल नहीं देखने देंगे। और आचार संहिता लगने के चंद रोज पहले उन्होंने इन मंत्रियों को शपथ दिला दी। अब लोग इसी में कंफ्यूज हैं कि दिल्ली वाला जीता या लखनऊ वाला जीता, पता नहीं चल पा रहा। नितिन गडकरी के बयान से ये बात याद आ गई कि झगड़ा तो उनके घर में भी भारी है। संतों देखो घर में झगड़ा भारी। अच्छा, और क्या झगड़ा भारी? बिहार थोड़ा चलिए, आपको बिहार ले चलते हैं। बिहार के एनडीए में क्या चल रहा है? कभी आपको मीडिया ने यह पूछा क्या कि क्या हुआ एनडीए गठबंधन का, जिसके 38 दलों का फोटो नरेंद्र मोदी जी के साथ आया था जब इंडिया गठबंधन अपना पहला फोटो जारी किया था 26 दलों का? उसके बाद से कोई मीटिंग हुई क्या एनडीए गठबंधन की? उसके बाद से कोई सीट बंटवारे पर कोई राय मशवरा हुआ क्या? या यही वहां फैसला होता है कि जैसे ही एक साहब हैं, उनके सलाहकार हैं, और कहने को उनकी एक छोटी सी टीम भी है, दिल्ली में पार्टी ऑफिस में बैठती है, एक दिन सारे फैसले लेके अपने ऑब्जर्वर बना रखे हैं, और उन ऑब्जर्वर से हर सीट पर उनको कोई ना कोई कैंडिडेट का नाम आता है, एक दो नाम आता है, और हुजूर जिसको टिक करते जाते हैं उसको टिक करते जाते हैं और वो फाइनल हो जाता है। गठबंधन के लोगों से बात होती है क्या? कितनी होती है? कैसे होती है? कितना लोकतंत्र उसमें बचा है? कभी मीडिया आपको इस पर बात करते हुए दिखेगा? तस्वीरें कहां हैं? वो तस्वीर जो 38 दलों के साथ प्रधानमंत्री की फोटो के साथ आई थी, वो कहां गई? एक तो ये बात। चलिए थोड़ा आगे बढ़ते हैं, बिहार चलते हैं। बिहार में क्या हो रहा है? बिहार में हो ये रहा है कि आज की तारीख में बिहार में तमाम तरह से मुश्किलें आती जा रही हैं। एनडीए गठबंधन बिहार में किस मुश्किल से घिरा हुआ है? एनडीए गठबंधन इस मुश्किल से घिरा हुआ है जो ओवरऑल, मतलब आप कल्पना करिए कि चुनाव कैसे हो रहा है। मोदी जी ने संसद में बोला कि अकेला मैं सब पर भारी हूं, और जब से वो अकेले भारी हुए, 400 पार का नारा हुआ, विपक्षी दलों के गठबंधन को तोड़ने की कोशिश में लग गए। सबकी, इसको ऐसे वाक्य को घुमा दो थोड़े, कि सबकी अंतरात्मा को जगाने की कोशिश में लग गए। अंतरात्मा जागे जा रही, जागे जा रही, जागे जा रही। जैसे खबर ये भी आ रही है कि कश्मीर में जो पीडीपी है उसकी भी अंतरात्मा जाग गई है, वो अकेले चुनाव लड़ेगी। वो चुनाव अकेले लड़ेगी और तमाम जगहों पर गठबंधन तोड़ा गया। जयंत चौधरी गठबंधन में शामिल हो गए, इंडिया गठबंधन छोड़ करके एनडीए गठबंधन में शामिल हो गए। और किसके साथ शामिल हो गए? जो अकेला खुद ही सब पर भारी थे। जब अकेले भारी थे तो पता नहीं नीतीश कुमार को क्यों उन्होंने ले लिया, जयंत चौधरी को क्यों ले लिया, पीडीपी को क्यों तोड़ रहे हैं, तमाम लोगों को क्यों तोड़ रहे हैं? इसकी कोशिश ये लोग लगातार करते चले जा रहे हैं। बिहार में उसकी कोशिश हुई, और बिहार की कोशिश के समय जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वो ये करने की, मोदी जी ने अपना एक हनुमान 2020 में भेजा था। ये मैं नहीं कह रहा हूं, उन्होंने खुद बोला था। चिराग पासवान रामविलास पासवान के बेटे हैं, और उस समय उनको इसलिए बिहार विधानसभा में भेजा गया था कि आप केवल नीतीश कुमार के खिलाफ बोलिएगा, नीतीश कुमार पर हमलावर होइएगा और नीतीश कुमार को कमजोर कर दीजिएगा। नीतीश कुमार इस बात को भूले नहीं है। जहां जहां जेडीयू का प्रत्याशी था, वहीं वहीं चिराग पासवान, एलजेपी ने अपना कैंडिडेट उतारा। वहीं दूसरी तरफ बीजेपी ने एलजेपी को तोड़ भी दिया। पशुपतिनाथ पारस जो चिराग पासवान के भाई हैं, चिराग पासवान के चाचा हैं, रामविलास पासवान के भाई हैं, एक धड़ा उनके पास है, एक धड़ा इनके पास।
तो चिराग पासवान एनडीए से कह रहे हैं कि 6 सीटें हमें चाहिए। रामविलास पासवान के भाई पशुपत पारस कह रहे हैं कि उन्हें अगर 6 मिली तो हमें भी 6 चाहिए। मान लीजिए दोनों 5-5 पर तैयार हो गए, 5-5 पर दोनों तैयार हो गए, तो जीतन राम मांझी और उपेंद्र कुशवाहा का क्या होगा? जीतन राम मांझी कम रोटी खाते नहीं हैं, उनको रोटी पर्याप्त चाहिए, नहीं तो नाराज होकर मीडिया में बोल देते हैं, तो रोटी वो भी मांगेंगे। तो 5 रोटी कम से कम, उपेंद्र कुशवाहा 2 रोटी और जीतन राम मांझी 3, तो 5 ये हो गई। 15 रोटी ऐसे बढ़ गई, 15 सीट। और जेडीयू कह रही है कि 16 सीट तो हम ऑलरेडी जीते हुए थे, इसमें से तो हम कुछ नहीं देंगे। तो 16 और 15 हो गई 31। एक आध और है दल, वो भी मांग रहे हैं। तो बची 8 सीट जिस पर बीजेपी चुनाव लड़ेगी बिहार में। अब कल्पना करिए कि क्या बीजेपी 8 ही पर लड़ेगी? अच्छा, अगर मान लीजिए उन्होंने डरा दिया, तो चिराग पासवान कुछ कुछ सुगबुगाहट दिखा देते हैं कि वो तेजस्वी के साथ जाएंगे, और अगर तेजस्वी के साथ आ गए तो खेल बिगाड़ देंगे। और वहीं तेजस्वी यादव ने पिछले दिनों की जन विश्वास यात्रा और उसके बाद 3 मार्च की पटना की रैली के बाद बिहार के लोगों में यह आत्मविश्वास पैदा कर दिया है कि हम एक बड़ी ताकत से जनता का विश्वास जीत रहे हैं। अगर थोड़ा खेल हो गया, अब जैसे अभी उन्होंने देखा कि लेफ्ट पार्टियों की तरफ से उन्होंने एक एमएलसी बनाया है, शशि यादव हैं, महिलाओं हैं, उनको एमएलसी बनाया, अब्दुल बारी सिद्दीकी को एमएलसी बनाया, राबड़ी जी को एमएलसी बनाया, कई लोगों को बनाया, और इस तरह से उन्होंने सबको साधने की कोशिश की। तो उनके पास मौका भी ज्यादा है, भाई कांग्रेस है, लेफ्ट पार्टियां हैं, आरजेडी है, तो कुछ और लोग उधर से इधर आ जाएंगे तो उनको सीट दे करके संतुष्ट भी किया जा सकता है। और यही बात एनडीए को परेशान कर रही है कि भैया ले तो लिया बोझा बहुत भारी, इनको भी ले लो इस चुनाव को जीतने के लिए, उनको भी उधर से तोड़ के ले आओ, इनके लिए खिड़की दरवाजे खोल के ले आओ, सबको ले लिया, अब दोगे क्या क्या? अच्छा, अब बचता क्या है? डर, लालच। अब तो डराया जाएगा। अमित शाह एक बार आएंगे, बैठेंगे, अगर नहीं चुपचाप 2 रोटी पे माने तो फिर समझ लेना ये कर देंगे, वो कर देंगे, ये वाला फाइल खोल देंगे, वो वाला मुकदमा खोल देंगे, ये कर देंगे। राजनीति यहां होती है। कौन नहीं समझता कि इस राजनीति में यही खेल चल रहा है। ज्यादा तुम इधर उधर कर रहे, उधर गठबंधन किया कि इधर हमने फाइल खोली, उधर अगर गए और उधर नहीं गए तो हमने कुछ गड़बड़ किया। तो एनडीए के घर के भीतर का जो झगड़ा चल रहा है उस पर कभी चर्चा क्यों नहीं होती? और क्या वो झगड़ा ऐसा नहीं चल रहा है कि बिहार से लेकर के महाराष्ट्र तक में उसमें बड़ा खेल अंदर अंदर चल रहा है? आरएसएस परिवार अपने वजूद के लिए, अपने स्वाभिमान के लिए इतने दिन लड़ता रहा, इतने लोगों को कुर्बान किया, बड़े बड़े मुख्यमंत्री, बड़े बड़े प्रधानमंत्री जब आरएसएस परिवार के तमाम काम करने के तरीके के बीच में बाधा बने, तो कब उसने किसको दाएं बाएं कर दिया उसका इतिहास ही पता नहीं। उस आरएसएस परिवार के सामने जब मोदी का परिवार आता है तो थोड़ा कसमसाहट तो उधर भी हो रही होगी कि भैया विचार केंद्र में हमारे यहाँ होता था, ये तो व्यक्ति केंद्र में होता चला गया। भले वो चुनाव जितवा रहे हैं, नरेंद्र मोदी जी भारी हैं, सब कुछ है, लेकिन इतना भी भारी थोड़े बना देना है कि सब कुछ उन्हीं का होगा। अंदर इसके वजह से चल रहा है। तो नितिन गडकरी के उस बयान से लेकर चिराग पासवान तक, राजनाथ सिंह से लेकर के दक्षिण भारत की बीजेपी तक, एनडीए में बहुत कुछ खेल चल रहा है, और बचा हुआ खेल उत्तर प्रदेश में चल रहा है। और इस बात को लेकर के उत्तर प्रदेश में भी चर्चा तेज है। गठबंधन, बीजेपी की कोशिश अब की बार 400 पार की तभी कामयाब हो पाएगी जब बीजेपी गठबंधन जो विपक्षी दलों का हो रहा है उसको तोड़े। जैसे जयंत चौधरी को तोड़ा, जैसे नीतीश कुमार को तोड़ा, जैसे पीडीपी को तोड़ा, तमाम लोगों को तोड़ा और उनको अपने साथ जोड़ा। ये है फार्मूला। और बाकी बचा हुआ खेल ईवीएम है, ईवीएम।
कल्पना करिए कि ईवीएम को लेकर के क्या इस देश में एक बात नहीं नरेंद्र मोदी जी तक चिट्ठी लिखिए आप लोग, नरेंद्र मोदी जी को फैक्स करिए, मेल करिए कि मोदी जी, आपका डंका चूंकि देश में नहीं विदेश में बज रहा है और अब की बार आप 400 नहीं 500 पार ले आने वाले हैं। राम मंदिर बनवाई दिया आपने, सब तरफ आपका डंका बज ही रहा है, लेकिन पता नहीं क्यों कुछ लोग आपकी जीत की क्रेडिट ईवीएम को दे देते हैं। इसलिए घोषणा कर दीजिए, इस बार ईवीएम से चुनाव नहीं होगा। इस मशीन पर बहुत लोग सवाल उठाते हैं। बैलेट पेपर से चुनाव होगा और बैलेट पेपर में आपके हम 500 पार लेके आ दिखा देंगे। ये चीज थोड़ा आप लोग भी नरेंद्र मोदी जी को बताइए। उनको जो श्रेय मिलना चाहिए वो पूरा श्रेय उन्हें, पूरी क्रेडिट नरेंद्र मोदी जी को मिले, यह बात आप लोग भी बताइए उनको। क्योंकि भाई विपक्षी दलों का गठबंधन तुड़वा के अपने पास बुला ही लिए हैं। ईडी सीबीआई के जरिए बहुत सारे लोगों को या तो जेल भेज दिए हैं या गठबंधन तोड़वा दिए हैं या जो है डरवा दिए हैं। बाकी लोगों को अपना सीट बंटवारे में चुपचाप इतना तुमको ये दे दिया, रख लो चुपचाप, चलो निकलो चलो जाओ, ये सब कर ही दिया है। तो भाई 500 से जीतने से कौन रोक सकता है, ऊपर से ईवीएम। इस तरह से मीडिया प्रचार में लग भी गया है। जैसे वही मीडिया प्रचार में करते हुए कह रहा है कि थोड़ा बहुत नहीं 78 सीटें जीतने जा रही है बीजेपी। 78 सीटें कहां? यूपी में, 40 के 40 बिहार में। तो अगर ऐसे जीतेगी तो 500 पार हो जाएगी, और जब देना है तो दीजिए 500 पार। लेकिन पर्दे के पीछे का खेल वही नहीं है जो आपको टेलीविजन चैनल पर व्हाट्सएप ग्रुप में दिखाया जाता है। पर्दे के पीछे के खेल में नितिन गडकरी खड़े हैं, चिराग पासवान खड़े हैं, मायावती जी भी खड़ी हैं। मायावती जी से सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी की बातचीत की खबरें अगर आ रही हैं और अगर यह खेल हो गया, अगर मायावती जी ने यह तय कर लिया कि ईडी सीबीआई ये वो ऐसी की तैसी संविधान बचाने के लिए इस संविधान मंथन में संविधान रक्षकों के साथ हम खड़े होंगे, भक्षकों के साथ नहीं खड़े होंगे, सारी गुड़ागड़ी धड़ी की धड़ी रह जाएगी। और अगर मायावती जी इस गठबंधन में शामिल होती हैं और बाकी लोग और बीजेपी इससे परेशान ना हो, बीजेपी कहीं ये ना कहने लगी कि एक्स प्लस सुरक्षा लो, वाई प्लस सुरक्षा लो, जेड प्लस लो, तुम्हें इतना पैसा लो, तुम्हारी ये वाली फाइल दिखा के बंद कर देंगे, गठबंधन मत करना। नीतीश केजरीवाल ने बोला ना कि गठबंधन तोड़ने के लिए कहा जा रहा है, तोड़ दो नहीं तो जेल में डाल देंगे, हेमंत सोरेन को जेल में। ये लोकतंत्र आपको समझ में भी आता है, खुलेआम चल रहा है। और अगर यह खेल बीजेपी खेलना चाह रही है तो बीजेपी को तो अब यह कहना चाहिए सारे विपक्षी दलों के लोगों, जाओ तुम लोग एक तरफ, एक खेमे में रहो, अकेला नरेंद्र मोदी हमारा नेता आपको हराने के लिए तैयार बैठा है। मजा तो तब आए खेल में, जाओ नितिन गडकरी जाओ। अंदर की बात यह है कि अंदर इतना घमासान मचा हुआ है, बस फर्क ये पड़ता है कि आपको सूचना इसकी नहीं है और वो लोग अपने अंदर के घमासान को चुप करा देते हैं। कब कैसे चुप कराते हैं आपको भी पता नहीं चलता। चुनाव यहां खेला जा रहा है, इसलिए इन खबरों को अगर आप नहीं जानते और इनको लेकर के आप तक सूचना नहीं पहुंच रही है तो जरा अपने सूचना के स्रोतों पर फिर से मूल्यांकन कर लीजिए, क्योंकि खेल कहीं और खेला जा रहा है। अगर ये सूचना पता है तो नीचे कमेंट बॉक्स में बताइए कि क्या ऐसा कुछ होने जा रहा है, और अगर ऐसा कुछ होने जा रहा है तो चुनाव किस दिशा में होगा। अपना राय, अपनी टिप्पणी अपना कमेंट बॉक्स में बताइएगा। फिर मिलेंगे किसी और टिप्पणी के साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।